नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट दिस वीक और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। मामले की सुनवाई से पहले सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए अपने टीकाकरण नीति का बचाव किया है और साथ ही ये भी कहा है कि इसमें कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि महामारी के चलते सभी को एक बार में टीका नहीं दिया जा सकता, वैक्सीन की सीमित उपलब्धता है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई गई है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश में वैक्सीनेशन के लिए उसकी रणनीति सभी को समान रूप से टीका वितरित करने की है। सुप्रीम कोर्ट पे केंद्र ने कहा कि महामारी के समय में इस मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा सीमित है। केंद्र ने वैक्सीन की समान कीमत को लेकर याचिका पर रविवार रात सौंपे गए हलफनामे में कहा कि राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद 18 साल से लेकर 30 साल के बीच टीकाकरण के अभियान को मंजूरी दी गई थी। केंद्र ने टीका निर्माताओं को समान कीमतों पर राज्यों को टीके की आपूर्ति के लिए राजी किया। हलफनामे में कहा गया है कि 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि कई राज्य इसकी मांग कर रहे थे और केंद्र ने वैक्सीन उत्पादकों से राज्यों को एक कीमत पर वैक्सीन सप्लाई करने को कहा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई गई है। नीति न्याय संगत है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। केंद्र ने कहा कि वैक्सीन की कीमत का आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनीज केंद्र सरकार को कम कीमत पर वैक्सीन दे रही हैं, जबकि राज्य सरकार को वही वैक्सीन ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि केंद्र ज्यादा तादाद में वैक्सीन खरीद रही है, इसलिए उन्हें कम कीमत पर वैक्सीन मिल रही है। लेकिन केंद्र की नीति के मुताबिक हर राज्य को एक ही कीमत पर वैक्सीन बेची जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी राज्य को ज्यादा और किसी को कम कीमत पर वैक्सीन मिले। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि हम पर विश्वास कीजिए, कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हमने 50% वैक्सीन की खरीद खुद करने की नीति बहुत सोच विचार कर बनाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि केंद्र वैक्सीन की 100% खरीद खुद क्यों नहीं कर रहा है। केंद्र को वैक्सीन की एक खुराक के लिए 150 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, तो वहीं वैक्सीन निर्माता कंपनीज राज्यों से इसके लिए 300 से लेकर 400 रुपए प्रति डोज ले रही हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि उसे वैक्सीन की कीमत इसलिए कम चुकानी पड़ रही है क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में टीके का ऑर्डर दिया। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि केंद्र ने अपने व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन के बड़े ऑर्डर दिए हैं, जो राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों की तुलना में काफी बड़े हैं, इसलिए इसका असर कीमत पर भी दिखा है। हलफनामे के मुताबिक अलग अलग कीमतों से प्राइवेट वैक्सीन निर्माताओं के लिए एक प्रतिस्पर्धा बाजार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा और उसकी कीमतें भी ज्यादा नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड के हालात पर सुनवाई हुई और इस दौरान मरीजों के इलाज पर गलत जानकारी देने पर दिल्ली सरकार के वकील को अदालत में माफी मांगनी पड़ी। दरअसल दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले दावा किया था कि द्वारका इलाके में इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोविड मरीजों के लिए शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। और अब मंगलवार को अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आपने अदालत को गलत जानकारी क्यों दी, जिसके बाद हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने माफी मांगी और साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। हालांकि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इसका जवाब मांगा है और इस मसले पर हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि अधिकारियों को कहिए कि वो कोर्ट में गलत जानकारी न दे। दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन संबंधित मुद्दों पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने नई दिल्ली के द्वारका में
इंदिरा गांधी अस्पताल में कोविड-19 सुविधा से सज्जित 250 बेड के प्रबंध को लेकर गलत जानकारी देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की खिंचाई की। दिल्ली सरकार ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया था कि इंदिरा गांधी अस्पताल में द्वारका में 250 बेड का कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। हालांकि गुरुवार को इस पर वाईपी सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अभी अस्पताल में कोविड-19 की सुविधा नहीं पहुंची है। दिल्ली हाईकोर्ट में कोविड मामले पर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को इंदिरा गांधी अस्पताल में बेड की क्षमता, संशोधित बेड की क्षमता, PWD द्वारा किए गए कार्यों पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। मेहरा ने कोर्ट को बताया कि भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, फिर भी हमने हल्के लक्षणों वाले रोगियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने का फैसला किया है। मेहरा ने आगे कोर्ट को बताया कि आज हम बेड के संबंध में बहुत बेहतर स्थिति में हैं। बुधवार सुबह तक सभी अस्पतालों में खाली पड़े कोविड बेड की संख्या 4,493 है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ और ICU बेड भी हैं। इसमें सामान्य बेड भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हो सका। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि हम मामले में केंद्र को भी निर्देश जारी करेंगे। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि कृपया केंद्र से भी पूछा जाए कि केंद्र के पास मौजूदा समय में कितने ऑक्सीजन बेड, कितने ICU बेड और कितने डॉक्टर हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में निर्माण और सुविधाओं की उपलब्धता कब तक दी जाएगी, इसकी जानकारी देनी होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को कड़वे अनुभव से सीखना चाहिए। दिल्ली के नागरिकों को इस महामारी में कैसे मुसीबत झेलनी पड़ी है। कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए राज्य में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। जल्द से जल्द ऐसा करना होगा। दिल्ली सरकार इस पर हमें 10 दिनों के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने कोविड काल में अनाथ बच्चों की देखभाल पर भी सुनवाई की और जानकारी मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों के लिए एक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने बताया कि पूरे देश के साथ साथ न्यायपालिका से जुड़े लोग किस तरह से कोरोना से प्रभावित हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 2,768 जुडिशियल ऑफिसर और 106 हाईकोर्ट जज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 2 राज्यों के हाईकोर्ट से अभी आंकड़े नहीं आए हैं। ऐप में इंडिकेटिव नोट्स नामक इस नई सुविधा का उद्देश्य एक आसान प्रारूप में आसानी से समझ में आने वाले निर्णयों के संक्षिप्त सारांश प्रदान करना है। ये मीडिया व्यक्तियों और साथ ही आम जनता के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में काम करेगा, जो कि न्यायालय के फैसलों के बारे में बेहतर जानकारी चाहते हैं। मीडिया के संबंध में व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करने की नीति को और साथ ही युक्ति संगत बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के प्रस्ताव पर भी सक्रियता से विचार कर रहा हूं। हालांकि इस संबंध में ठोस कदम उठाने से पहले मैं कोर्ट में अपने सहयोगियों के बीच आम सहमति लेने की योजना भी बना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के बीच संपर्क का एक बिंदु होने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित इस मोबाइल ऐप के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल जस्टिस DY चंद्रचूड़ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के ई कमेटी के इंचार्ज हैं और जस्टिस रमन्ना ने उन लोगों के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की जिनकी इस बीमारी से मौत हुई है। कोविड काल में प्रवासी कामगारों को हो रही परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रवासी मजदूर पिछले साल अपने गांव वापस चले गए थे और जो शहर में वापस आ गए हैं, उनके लिए रोजगार या खाने पीने का साधन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली NCR में सामूहिक रसोई बनाई जाए जिससे कोई भी भूखा न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, UP, हरियाणा को प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन, परिवहन, सामुदायिक रसोई उपलब्ध कराने का भी सीधे सीधे निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की दशा और उनके लाभकारी योजनाओं पर राज्य सरकारों को 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान उच्चतम न्यायालय ने फिर से प्रवासी मजदूरों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के हित में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कई निर्देश जारी किए थे। इन्हीं निर्देशों को लेकर शीर्ष न्यायालय ने गुरुवार को कहा
कि उन आदेशों पर कोई अमल नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में आने वाले राज्यों में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था और कोविड-19 वैश्विक महामारी की मौजूदा लहर के बीच घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के लिए परिवहन को सुविधाजनक बनाने के निर्देश पारित करने की इच्छुक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से निजी बस संचालक अत्यधिक किराया नहीं वसूलें और केंद्र को उन्हें परिवहन की सुविधा देने के लिए रेलवे को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने 3 कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। इसमें राज्यों और केंद्र को महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से परेशानी झेल रहे प्रवासी मजदूरों के भोजन की सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण, परिवहन सुविधा और अन्य कल्याण उपाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा कि फिलहाल के लिए हम सामुदायिक रसोई पर निर्देश पारित करने के इच्छुक हैं, ताकि कोई भूखा न रहे और जो जाना चाहते हैं उनकी आवाजाही को भी सुविधाजनक बनाने पर निर्देश देंगे। पीठ ने कहा कि NCR राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए वो कुछ निश्चित निर्देश जारी करेगा, जबकि अन्य राज्यों के लिए वो याचिका में उठाए गए मुद्दों पर उनके जवाब दायर करने को कहेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि वैश्विक महामारी की वजह से कई प्रवासी कामगार एक बार फिर परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई हैं और उनके पास अपना ख्याल रखने के लिए पैसा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और सभी राज्यों का प्रयास ये सुनिश्चित करने का है कि औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियां रुके नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित कालाबाजारी मामले में नवनीत कालरा के अग्रिम जमानत के अनुरोध को शुक्रवार को ठुकरा दिया और राहत न देने की निचली अदालत के कारणों से सहमति जताई और सत्र अदालत ने कालरा की अग्रिम जमानत की याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले में अगली सुनवाई 18 मई को निर्धारित करते हुए कहा कि मैं निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों से सहमत हूं, जो फिलहाल के लिए किसी प्रकार का अंतरिम संरक्षण नहीं देने के लिए मेरे पास वैध आधार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोपी और कारोबारी नवनीत कालरा को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कालरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले के समुचित जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है, इसलिए हम मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित करते हैं। इस पर कालरा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुनवाई होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकराते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले अवकाश के दिन मामले की सुनवाई किए जाने पर दिल्ली पुलिस ने ऐतराज जताया, साथ ही सवाल उठाया कि गुरुवार को भी कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद इस मामले की सुनवाई क्यों की गई। इस पर कालरा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यदि कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद भी मामले की सुनवाई कर रही है तो इसकी सराहना होनी चाहिए, आलोचना नहीं। सिंघवी ने कहा कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मूल्य ही तय नहीं है तो कालाबाजारी के आरोप में उनके मुवक्किल को सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस के पास किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को बेचा गया वो खराब गुणवत्ता का है। पुलिस ने कहा कि खराब या कम गुणवत्ता युक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचना संगीन जुर्म है। गुरुवार को निचली अदालत से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद कालरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट में देर रात तक चली लंबी बहस के बाद कालरा को किसी तरह की अंतिम राहत देने से इनकार करते हुए उनके अग्रिम जमानत पर सुनवाई शुक्रवार दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कालरा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उनके मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कालरा के अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। पुलिस ने कहा कि यदि आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा। पुलिस ने कहा था कि आरोपी जांच से भाग रहा है, साथ ही कहा कि ये जमाखोरी और कालाबाजारी का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर एंटीजन टेस्ट के बाद किसी व्यक्ति को कोविड संक्रमण के संदिग्ध माना गया तो अस्पताल उसकी मौत को गैर कोविड नहीं दर्शाया जा सकता और शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो शव से संक्रमण फैलने का डर रहेगा। साथ में कोर्ट ने कहा है कि एफिडेविट में दिए गए आंकड़े खुलासा करते हैं कि टेस्ट की संख्या में कमी आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन व्यक्तियों की मृत्यु की गणना रिकॉर्ड बनाए रखने और शवों के दाह संस्कार के उद्देश्य से कोविड मृत्यु के रूप में मानी जाए, जिनको एंटीजन टेस्ट के बाद कोविड-19 वायरस से प्रभावित होने वाला संदिग्ध माना गया था। न्यायालय ने उल्लेख किया कि राज्य में टेस्ट की संख्या में कमी आई है और ये भी स्वाभाविक है कि कोरोना जैसे लक्षणों का अनुभव करने वाले लोग अक्सर RT-PCR या अन्य सत्यापित कोविड टेस्ट नहीं करवाते हैं और उनकी मृत्यु को कोरोना से होने वाली मौत नहीं माना जाता है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ऐसे कोविड संदिग्ध व्यक्तियों के शव उनके परिवारों को सौंपे जा रहे हैं, जिससे वायरस का आगे प्रसार होने का जोखिम बढ़ जाता है। पीठ ने कहा कि राज्य में होने वाली टेस्टिंग के संबंध में जो आंकड़े एफिडेविट में दिए गए हैं वो आश्चर्यजनक रूप से खुलासा करते हैं कि टेस्ट की संख्या में कमी आई है। यदि एंटीजन किसी मरीज का नेगेटिव पाया जाता है तो ऐसे मरीज के मामले को केवल एक संदिग्ध के रूप में लिया जाता है और इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए बिना ही उसके शव को परिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाता है। ये काफी गंभीर मुद्दा है। भले ही ये एंटीजन टेस्ट के लिए कोविड रोगियों की संदिग्ध मौत का मामला है, हमारा मानना है कि मृत्यु के ऐसे सभी मामलों को कोविड की मृत्यु के रूप में लिया जाना चाहिए और किसी भी अस्पताल को इन मामलों को नॉन कोविड के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे उस विशेष अस्पताल में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम हो सके। मेरठ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोर्ट को सूचित किया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जिन 20 लोगों की कथित तौर पर मौत हुई थी, उनमें से केवल 3 मरीजों को ही कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव थी और अन्य का एंटीजन टेस्ट किया गया था जो नेगेटिव आया था। उन्होंने कहा कि ऐसी मौतों को कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो केवल संदिग्ध मामले थे। पीठ ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और अस्पतालों को ये सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि मृतक व्यक्तियों के शरीर का कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार दाह संस्कार किया जाए। बेंच ने कहा कि किसी को भी तब तक अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता है जब तक कि उसकी खुद की ऐसी स्थिति नहीं हो जाती है कि उसका SpO 2 का स्तर नीचे आ जाए, यानी 94 से नीचे, और इसलिए ऐसी मौतों को नॉन कोविड मौत मानना बहुत गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट राज्य सरकार के हेल्थ सचिव के जवाब देने से संतुष्ट नहीं। हाईकोर्ट ने अब पूरे प्रमाण के साथ जवाब फाइल करने को कहा है और हाईकोर्ट ने कोरोना पर गंभीर रुख अपनाते हुए तत्काल टेस्टिंग लैब बढ़ाने के साथ पहाड़ पे मोबाइल टेस्टिंग लैब सुविधा देने का सरकार को निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयार रहें और इस वक्त बंद स्कूल और साथ ही कॉलेज को कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर बनाएं, क्योंकि 500 बेड का अस्पताल पर्याप्त नहीं होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट कोरोना से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और कोरोना के हालात की मॉनिटरिंग खुद कोर्ट कर रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों में कमी को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा कि जनवरी 2021 में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को लेकर चेतावनी दिया था, फिर भी राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीठ ने आगे कहा, हालांकि पिछले 1.5 साल से राज्य महामारी की चपेट में है, लेकिन राज्य में महामारी से निपटने के लिए योजना की कमी है। कोर्ट ने सरकार को सुविधाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष जताया, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग प्रयोगशालाओं, अस्पताल में बेड्स, ऑक्सीजन की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं के वितरण आदि के संबंध में पूर्व के निर्देशों के अनुपालन में पर्याप्त उपाय नहीं बताए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के हलफनामे को बहुत चतुराई से तैयार किया गया है, ताकि न्यायालय के पिछले आदेशों के कारण सिर्फ दिखाने के इरादे से किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में हरिद्वार कोविड-19 महामारी का केंद्र होने के बावजूद वहां एक भी सरकारी लैब नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि सरकार के हलफनामे में कोई स्पष्ट नहीं है कि सरकार कब प्रमुख शहरों में मान्यता प्राप्त लैब स्थापित करेगी। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि प्रयोगशालाओं की अपर्याप्त संख्या के कारण देहरादून में 4000 से अधिक सैंपल और हरिद्वार और नैनीताल में 2000 से अधिक सैंपल का एनालिसिस किया जाना बाकी है। कोर्ट ने छोटे शहरों में भी तीसरी लहर के लिए कोविड हेल्थ सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन की कमी पर हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के तीनों प्लांट से पहले राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो, उसके बाद अन्य स्थानों को सप्लाई की जाए। कोर्ट ने हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में बेड बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हरिद्वार, रुद्रपुर और पौड़ी में सिटी स्कैन की व्यवस्था तत्काल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कालाबाजारी पर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा। चीफ जस्टिस कोर्ट ने कहा कि कोविड अस्पतालों से वैक्सीन सेंटर हटाए जाए और अन्य कहीं वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए। हाई कोर्ट ने भवाली टीवी सैनिटोरियम को कोविड अस्पताल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अधिक चार्ज लेने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कोर्ट ने विदेशों से ऑक्सीजन खरीदने पर भी केंद्र सरकार की मदद लेने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोविड संबंधित दवाइयों की आपूर्ति को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने हैरानी जताई कि आम लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं और रसूखदारों को लोगों में बांटने के लिए दवाइयां मिल जाती हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस मसले पर जवाब तलब किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य को अंतरिम आवेदन पर जवाब देने के लिए कहा है, जिसमें पूछा गया है कि कैसे राजनेताओं और मशहूर हस्तियों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिलीजुमैब जैसी जांच दवाओं को खरीदा और वितरित किया जा रहा है, जबकि राज्य इन दवाओं की आधिकारिक आपूर्ति में कमी के बारे में शिकायत कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ कोविड-19 प्रबंधन के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में अधिवक्ता राजेश इनामदार ने कहा कि मरीजों ने ट्विटर के माध्यम से बॉलीवुड हस्तियों और राजनेताओं से संपर्क किया, जब वो वैध आधिकारिक माध्यमों से रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने में विफल रहे। एडवोकेट राजेश ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और अकांपा के जीशान सिद्दीकी द्वारा 1 घंटे के भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन को वितरित किया जाना जैसे कई उदाहरण हैं। जस्टिस कुलकर्णी ने पूछा कि क्या इससे कालाबाजारी पर लगाम लगेगी? क्या ये जमाखोरी, अवैध स्टॉकिंग और अवैध वितरण है? पीठ ने इसके बाद राज्य से इन आरोपों का जवाब देने को कहा। एडवोकेट इनामदार ने कहा कि मुंबई के अस्पतालों में भी बोर्ड लगा हुआ है और उनके पास कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए रेमडेसिविर, टोसिलीजुमैब का कोई स्टॉक नहीं है और डॉक्टर रोगी के रिश्तेदारों पर दबाव बना रहे हैं कि वो बाहर से दवा खरीद कर लाएं। पीठ ने राज्य से पूछा कि कुछ लोगों का समूह, राजनेताओं आदि जो मरीजों को मनमाने ढंग से रेमडेसिविर वितरित कर रहे हैं, वो इसे कैसे खरीद रहे हैं। पीठ ने राज्य से पूछा कि उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जाता है और मरीजों को स्वतंत्र रूप से रेमडेसिविर खरीदने के लिए कहा जाता है। एडवोकेट इनामदार ने अपने आवेदन में कहा है कि ट्वीट करने के कुछ घंटों के भीतर रेमडेसिविर की शीशियां लोगों तक पहुंच जाती हैं। याचिका में कहा गया, ये प्रस्तुत किया जाता है कि जनप्रतिनिधियों और मशहूर हस्तियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को उनके पास नहीं आना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में दवा प्राप्त करने का प्रावधान है। ये वास्तव में लोगों की सहायता के लिए है। इसके साथ ही राज्य को निर्धारित उचित माध्यमों और तंत्र से दवाओं की खरीद के लिए व्यक्तियों का मार्गदर्शन करें और दायित्वों को पूरा करने में राज्य की सहायता करें और किसी भी लाभ के लिए उन लोगों को राजनीतिक या व्यक्तिगत रूप से निर्भर न बनाएं। याचिका को एडवोकेट शाश्वत आनंद और एडवोकेट सैफ आलम ने तैयार किया है और एडवोकेट पंकज खंदारी ने दायर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, कोर्ट दिस वीक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।